गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम चल रहे हैं और कल आपका लास्ट एग्जाम है, तो आज जो है हमारा अंतिम रात है जिसमें हमें तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, कल के बाद हम खूब मजे करने वाले हैं। तो लास्ट एग्जाम है, लास्ट मतलब ओवर को बहुत अच्छे से खेलने वाले हैं, एकदम चकते फट्टे वाली तरह। ठीक है, अच्छे से करना, बहुत बढ़िया तरीके से करना एग्जाम को। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि सूचना संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार, ठीक है, सूचना संप्रेषण तकनीकी, ये सब मैंने वीडियो बना रखी है पहले से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो वीडियो देख ली होंगी। ठीक है, सूचना संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के जो भी जितना भी कुछ था वो सब मैंने वीडियो में समझाया हुआ था। ठीक है, एडगर डेल का संकुल मैंने समझा दिया था, वो उम्मीद करता हूँ आप सबने देख लिया होगा, अच्छे से तैयार कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। आगे का देखिए, जो हमारे आगे के पॉइंट हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर। आप लोग कंप्यूटर के लिए कह रहे थे कि कंप्यूटर सब दिखा दीजिएगा ना, कंप्यूटर पढ़ा दीजिएगा। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर जो शब्द है ये अंग्रेजी में बना है कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक कह लीजिए, कैलकुलेटिंग मशीन कह लीजिए। तो जो सबसे प्राचीन जो कंप्यूटर है वो कौन है? संगणक। और संगणक जानते हैं आप क्या होता है? संगणक एक इस तरह का आकार का जो है, ये जब हम छोटे थे तो प्राइमरी स्कूल में यूज होता है। इसमें कुछ दाने ऐसे होते हैं और जिन्हें हम क्या करते हैं, गिनते हैं। ठीक है, इस तरह से रखा होता है, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 करके ऐसे करके गिनते थे। ठीक है, तो ये जो है संगणक, ये सबसे प्राचीन कंप्यूटर है। ठीक है, और इसका जो आविष्कार हुआ था कहां हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, तो ये संगणक हो गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहां से हुई थी, ये समझ लीजिए। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। ठीक है, कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, किसके? लैटिन भाषा के। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब आप क्या लिखेंगे? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर, खुद से लिख लीजिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है जिसमें गणनाएं की जाती हैं या डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग मतलब विश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप खुद लिख लेंगे, परिभाषा हो गई इसकी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। कंप्यूटर का अर्थ समझ गए, कैसे उत्पत्ति हुई थी इसकी, कहां से हुई थी। परिभाषा अगर आप बना के लिखेंगे तो क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है या मशीन है जिसका प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं या जानकारी इकट्ठा करके रखने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप इसमें कर लीजिएगा। कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे चलती है? इस तरह से चलती है, इसको याद रखना होगा। ये क्या होता है? इनपुट। ये होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये होता है आउटपुट। ठीक है, इस तरह से समझिए क्या कि ये इनपुट होता है, ये प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? ये होता है आगत, ये प्रक्रिया। ठीक है, और आउटपुट को कहते हैं निर्गत। एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, कल जब एग्जाम होगा तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि संप्रेषण की कुछ शब्दावली ऐसी है होती है जो आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे और कंप्यूटर की तो बिल्कुल 100% समझ ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि इसकी जो ये शब्दावलियां होती है थोड़ा अलग होती है हिंदी में, तो आप इंग्लिश में इसको करेंगे तो ज्यादा जल्दी और सही से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का ये क्या काम करने का एक तरीका है, ये प्रक्रिया है। कैसे कि हम सबसे पहले कंप्यूटर में क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। कीबोर्ड देखा आप लोगों ने? कीबोर्ड से जब हम कुछ टाइप करेंगे तभी तो वो सर्च करता है, और जैसे ही कीबोर्ड से, जैसे हमने किया 2 + 2, ठीक है, ये हमने कंप्यूटर से क्या कर दिया, मतलब इसको कीबोर्ड से हमने इनपुट कर दिया 2 + 2। अब ये कैलकुलेट करेगा कि 2 + 2 बराबर कितना होता है? 4 होता है। अच्छा,
ठीक है। तो ये जब हमें आउटपुट शो करेगा तो यहां शो होगा कि 2 + 2 = 4, ठीक है। तो यहां क्या मिला हमें? आउटपुट। मतलब यहां हम इनपुट देते हैं कोई, जैसे आप सपोज दैट कीजिए आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने उसको सोचा, मुझे याद आया कि हाँ इसका आंसर ये होगा, फिर मैंने आपको क्वेश्चन का जवाब दे दिया, समझ रहे हैं आप। तो उसी तरह क्या है, कंप्यूटर को हमने क्वेश्चन पूछा, इसने सोचा और सोचने के बाद हमें क्या किया? जवाब दिया, समझ गए। तो ये होती है इसकी प्रोसेसिंग। सबसे पहले इनपुट, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। आगे समझ में। जैसे आप क्या करते हैं, मोबाइल में गूगल खोलते हैं, गूगल पे क्या करते हैं, स्विच को दबाते हैं, बोल के भी हम इनपुट दे देते हैं कि बताइए आज मौसम का क्या हाल है, ठीक है। तो आपको उधर से कौन बोलता है? एक लड़की बोलती है, ठीक है, विकिपीडिया, वो बताती है, समझ गए आप। तो इस तरह से वो क्या है? आउटपुट है। तो ये कंप्यूटर का हमारा प्रोसेस है कि हम इसको इनपुट देते हैं, फिर ये सोच के हमें उसका जवाब देता है, तो वो क्या होता है? आउटपुट होता है, समझ गए। ये चीजें इसकी काम करने का तरीका है। चलिए अब देखिए आप आगे इसके काम क्या क्या है, कार्य, ठीक है। कंप्यूटर के जो कार्य हैं, क्या करना है? एक तो आंकड़ों को स्वीकार करता है, आंकड़ों को स्वीकार करता है, मतलब इनपुट करता है, ठीक है, इनपुट करता है। फिर क्या करता है? ये आंकड़ों का संग्रहण करता है, संग्रहण करता है मतलब क्या करता है? प्रोसेस करता है, ठीक है। देखिए फिर क्या करता है? आंकड़ों को स्वीकार करता है। अब ये क्या होते हैं? आंकड़े, ठीक है। आंकड़े होता है डाटा, ठीक है। अब ये डाटा क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि 2 + 2 + 2 + 3, तो ये सब क्या है? आंकड़े, टूटे फूटे आंकड़े, ठीक है। टूटे फूटे आंकड़े मतलब बिखरे हुए आंकड़े जो होते हैं वो हम इसको देते हैं, मतलब टूटी फूटी जानकारी देते हैं। आप उल्टा सीधा कुछ भी इसमें टाइप कर दीजिए, ठीक है। आप जब रिसर्च मतलब सर्च करते हैं गूगल से कोई भी, तो आप उल्टा सीधा टाइप कर दीजिए, वो खुद से समझने का प्रयास करेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो जो हम टूटे फूटे आंकड़े देते हैं वो क्या करता है? ग्रहण करता है। तो ये जो डाटा होता है, वो जो डाटा होता है वही आंकड़े कहलाता है, ठीक है। अब संग्रहण क्या होता है? प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस हो गया, प्रोसेसिंग कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद क्या है? ये क्या करता है? संग्रहण होता है, संग्रहण होता है मेमोरी करना, मतलब ग्रहण करना। ये तो स्वीकार कर लिया, इनपुट कर लिया, फिर इसने क्या किया? संग्रहण का मतलब होता है स्टोर करना, स्टोर करना। स्टोर करना मतलब अपनी मेमोरी को सेव करना, कहीं इकट्ठा करके रख देना, ठीक है। फिर क्या है हमारा? विश्लेषण, फिर करता है विश्लेषण, विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण करने का मतलब जो आपने इनपुट इसको दिया है, आंकड़े दिए, तो जो सोच समझने की जो प्रक्रिया चलती है वो कहलाती है प्रोसेसिंग, ठीक है, वो प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है, इनपुट, स्टोर, प्रोसेसिंग और आउटपुट निर्गत करेगा फिर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको उसकी जो प्रक्रिया है उसमें समझाया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आगे का पॉइंट। ये हो गए इसके कार्य। अब कंप्यूटर की विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं आप अच्छे से जानते हैं, खुद बना के लिख सकते हैं। सबसे पहले गति, गति क्या होती है? स्पीड, ठीक है। स्पीड सब जानते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा तेज होती है। एक मनुष्य कितनी बार में एक सॉल्व करेगा, ये 1000 प्रॉब्लम को इतने समय में सॉल्व कर सकता है, ठीक है। फिर क्या है? विश्वसनीयता हो गई, ठीक है। स्वचालन हो गया, विश्वसनीयता, ठीक है, ठीक है, विश्वसनीयता। फिर स्वचालन, क्योंकि स्वचालित होता है तो स्वचालित होता है, ठीक है। फिर क्या है? सक्षमता, इसकी क्षमता, ठीक है। इसकी जो क्षमता होती है, मेमोरी क्षमता या कैलकुलेशन की जो क्षमता, प्रोसेसिंग क्षमता होती है, तो ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब क्या होती है? इसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। इन्हें खुद से कर लीजिएगा आप। फिर देखिए आगे कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार। अब जो प्रकार है वो तीन प्रकार के बताए हैं इन्होंने,
ठीक है। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, जिन कंप्यूटर जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे तो उसमें क्या होता है, डिजिट्स यूज होती थी। डिजिट्स जानते हैं क्या होता है, डिजिट होती है जो अंकों में संख्याएं होती हैं, ठीक है। जो संख्याएं होती है हमारी डिजिट कहलाती है। जैसे एक डिजिट, दो डिजिट हो गई, थ्री डिजिट हो गई। तो मतलब संख्याओं में जो काम करता था, अंकों में जो काम करता था मैथमेटिकल रूप से, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें हम डिजिट का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये क्या होती थी, जो हमारी डिजिट होती थी, इसमें सरल जैसे जोड़ना, ठीक है, जोड़ने का काम करता था ये। जोड़ने के साथ साथ घटाना, गुणा, भाग, ये सब काम करना इसकी क्या थी, इसकी जो विशेषताएं थी वो ये थी, ठीक है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर था। दूसरा क्या था, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या था, ये जो एनालॉग कंप्यूटर था ये क्या बना था, ये विद्युत धारा पर डिपेंड था, ठीक है। ये विद्युत धारा के साथ काम करता था, विद्युत धारा ही इसमें जो है पूरी कैलकुलेशन करने का प्रयास करती थी। लेकिन जो ये डिजिटल कंप्यूटर थे ये भी चार प्रकार के होते हैं, देखिए। एक होता है माइक्रो, ठीक है, एक मिनी, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। फिर जो तीसरा होता था मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो फोर्थ होता था वो सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को आप जानते हो, कैलकुलेशन के हर चीज में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो कौन सा है, हमारा सुपर कंप्यूटर ही है ना। तो ये सबसे मेन था। फिर एक हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, कौन सा, हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों को मिला के बना था, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को मिला के क्या बना था, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बना था, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा आप इसको। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर और पीसी, लैपटॉप, ये सब जो आते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद आती है पीढ़ियां। पीढ़ियां, ये तो कंप्यूटर के प्रकार हो गए, ठीक है। अब जो कंप्यूटर की अवस्था कह लीजिए आप, या कंप्यूटर की पीढ़ियां पूछेगा आपसे, ठीक है, पीढ़ियां, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ियां या अवस्था, अवस्था समझिए आप, कितनी अवस्था में होता है। तो सबसे पहले एक अवस्था, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम प्रथम अवस्था या प्रथम पीढ़ी, ठीक है। फिर दूसरी द्वितीय, फिर तृतीय, ठीक है, तृतीय, फिर चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ, फिर हमारी पंचम, पंचम पीढ़ी, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी, ठीक है। अब देखिए 46, 59, 65, ये 5 पीढ़ियां हो गई, प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या पंचम पीढ़ी, ठीक है। और अवस्था भी कर सकते हैं हम, ना, स्टेज। तो अब इसमें देखिए इनका एक टाइम पीरियड हमें याद करना होता है, कौन कौन सा। ये था 1946 से 1959 तक, ठीक है। 1946 से 1959 तक, ठीक है। फिर ये था 1959 से 1965 तक, ठीक है। 1959 से 1965 तक। फिर जो हमारा थर्ड था वो 1965 से 1970 तक, ठीक है, 1970 तक। फिर 70 से 85, 1970 से 1985 तक, और अभी 1985 से अब तक, ठीक है। जो हमारी चल रही है जो पीढ़ी, वो क्या चल रही है, 5वीं पीढ़ी, ठीक है। जो अब हमारी पंचम पीढ़ी चल रही है या 5th स्टेज पे हम अभी जो हमारे कंप्यूटर काम कर रहे हैं वो 5th स्टेज पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समय याद होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब देखिए दूसरी बात, जो इसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम क्या याद कर सकते हैं, ये पूछेगा तकनीकी के आधार पर, है ना। तो
किस काल में या किस पीढ़ी में कौन सी तकनीकी यूज हुई थी, ये हमें याद करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी पीढ़ी याद आई थी। देखिए अब पहली जो पीढ़ी थी उसमें क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और दूसरी में जो यूज हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर पहली में हुआ था क्या, वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी में हुआ था आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, आईसी यूज हुई थी। फिर जो थर्ड थी हमारी, थर्ड में आईसी हो गई। फिर फोर्थ में क्या था हमारा, फोर्थ में हमारी चिप आई थी। ठीक है, फोर्थ में हमारी चिप आई, और लास्ट में क्या आया था, देखिए लास्ट में क्या यूज किया हमने, देखिए थर्ड वाली में हुई थी VLSI, VLSI। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो थर्ड वाली यूज हो रही है वो ULSI यूज हो रही है। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, इतनी एक अगर आपने याद कर लिया तो इसमें आराम से आपका चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तब भी आप कर लेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पहली बात तो आएगा नहीं, ये केवल आपसे शॉर्ट में ही पूछेगा, तो उस स्तर पे आप कर लेना इसको। ठीक है, अवस्थाओं के बाद देखिए आप पूछेगा आपसे कंप्यूटर के जो मेन टॉपिक है वो क्या है, हार्डवेयर, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। अब देखिए ये जो है सबसे मेन टॉपिक है इसका, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा ये, मैंने जैसे आपको कहा कि इंग्लिश में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में समझ में आएगा। इंग्लिश में समझने के बाद फिर उसको आप हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये मृदुल उपागम है। ठीक है, और ये कठोर उपागम है, कठोर उपागम। अगर देखिए आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि कठोर उपागम कौन कौन से हैं, तो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन की इंग्लिश जब पढ़ेंगे आप तो उसमें हार्डवेयर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो जब हार्डवेयर आप देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये हार्डवेयर के बारे में बात कर रहा है और ये सॉफ्टवेयर के। अब देखिए ये हार्डवेयर होता क्या है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, जिस कंप्यूटर के उपकरण को या युक्ति को या जिस पार्ट को हम हाथ से छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। और जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। अब हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे CPU, ठीक है, फिर आपका माउस, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, प्रिंटर, और क्या हुआ, प्रिंटर हो गया, लाइट पेन हुआ, स्पीकर्स हुए, ठीक है, मॉनिटर हो गया। ये सब चीजें क्या है आपकी हार्डवेयर, जिनको आप छू के रख सकते हैं। CPU हो गया, ठीक है, ये सब आपके हार्डवेयर होंगे, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम वाले होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक, ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, तो जो सिस्टम वाले होते हैं सिस्टमैटिक, अब देखिए आप लोग सब ना क्या कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं। अब फोन में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको आप चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कई सारे होते हैं, हर कंपनी अपने उसमें जो मोबाइल होता है या जो भी उसकी डिवाइस होती है उससे अपने सॉफ्टवेयर उसमें फीड करती है, और वो कभी भी हम उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो चला रहे हैं उस सिस्टम को। ठीक है, इसीलिए उन्हें सिस्टमैटिक कहा जाता है। सिस्टमैटिक मतलब जो उस, जैसे मोबाइल है सपोज दैट, तो मोबाइल से अगर वो सॉफ्टवेयर ही हमने डिलीट कर दिया तो मोबाइल काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, वो क्या होते हैं, हमारे सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे आप लोग यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, इंस्टा, ये सब क्या है, ये टेलीग्राम, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है, ऐप है ना, व्हाट्सएप। तो ये सब क्या होती है, ऐप होती है जिनको हम अपनी सुविधाओं के अनुसार इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें समझ गए आप, सॉफ्टवेयर भी समझा दिया मैंने, हार्डवेयर भी समझा दिया। हर एक हार्डवेयर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कौन से का क्या काम होता है। ये शॉर्ट जो है ये क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांस होते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा, कठोर उपागम और मृदुल उपागम के बारे में संक्षेप में विवरण कीजिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इजी सा है, समझ जाएंगे आप। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे का क्या क्या रह गया आपका ना। वीडियो बहुत लंबी जा रही है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे की या 2.5 घंटे की वीडियो आप ना देख पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, और दूसरी चीज हम अपलोड कर भी नहीं पाएंगे उसको ना। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी पढ़ा दिया मैंने। स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी आप जानते हैं, देखिए सबसे पहले होती है बाइट, ठीक है, बाइट के बाद केबी, ठीक है, और केबी के बाद एमबी, और एमबी के बाद जीबी, ठीक है, और जीबी के बाद टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये हमारी मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे आपका फोन होता है, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, ये सब क्या होती है, मेमोरी है इसकी, ठीक है, ये अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आता है आपका अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन मैंने, याद कीजिए, आपको क्लास में ही पढ़ाया था। अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, अभि और क्रमित, ठीक है, मतलब अभि का क्रम, समझ रहे आप। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एक बार में समझ लीजिए। जैसे हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है, सपोज दैट, ठीक है, हमने क्या किया, एक लेसन प्लान बनाया, एक टॉपिक पढ़ाना है, तो कंप्यूटर में मतलब अभिक्रमित अनुदेशन में क्या करेंगे हम, जैसे ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, ये टॉपिक है। अब इसको जब हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले इसको इस पार्ट में बांटेंगे, फिर इसमें बांटेंगे, फिर इसमें बांटेंगे, फिर इसमें बांटेंगे, फिर यहां बांटेंगे, समझ गया। तो ये है क्रम, मतलब पहला क्रम, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, ये क्रम हो गया। अब कंडीशन क्या होती है कि जब हम पहला स्टेप करेंगे, ठीक है, तो पहला स्टेप जब तक हमारा फाइनल ना हो जाए, जब तक बच्चों को समझ में ना आए, तब तक हम दूसरे स्टेज पर नहीं पहुंचते, समझ रहे हैं आप। क्या कि एक किसी कॉन्सेप्ट को या विषय वस्तु को हम टुकड़ों में बांट लेते हैं, और जो पहला पीस हम पढ़ाएंगे या पहला पॉइंट हम पढ़ाएंगे, वो जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक हर एक बच्चे को समझ में ना आ जाए, ठीक है। फिर हम पहुंचेंगे दूसरे पॉइंट पर, जब तक दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आएगा तब तक हम तीसरे पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे ये समझ में आएगा तो यहां पहुंचेंगे, और जैसे ये समझ में आएगा तो यहां पहुंचेंगे। मतलब हमारी जो प्रक्रिया होगी, जो विषय वस्तु होगी या प्रकरण होगा, ठीक है, जो हमारा टॉपिक होगा, वो स्टेप में कंप्लीट करेंगे हम। पहला स्टेप जो होगा, पहला स्टेप जब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा तब तक हम सेकंड स्टेप पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, ये समझ लीजिए आप, इसको समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या है, इसकी आप परिभाषा देख लीजिएगा, अर्थ देख लीजिएगा, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए था, मैंने समझा दिया। क्या कि जब कोई हम विषय वस्तु अपनी स्टेप में क्लियर करते हैं, तो पहला स्टेप जब तक क्लियर ना हो तब तक हम सेकंड स्टेप में नहीं जा सकते, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए इसकी विशेषताएं आप पढ़ लीजिएगा खुद, क्योंकि बच्चों को इससे क्या होता है, जो हमारे अच्छे बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उन्हें दिक्कत होती है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो हमारे पिछड़े बालक या जो सामान्य बालक होते हैं उनको चीजें अच्छे से समझ में आती है। तो ये इसके लाभ हानि है, इसको आप पढ़ लीजिएगा विशेषताओं को ना। फिर क्या है, ये 2-3 प्रकार का होता है, एक रेखीय होता है, एक शाखीय होता है, ठीक है। रेखीय तो मैंने आपको समझाया, इस तरह से चलेगा। शाखीय क्या होता है, इस तरह से चलता है, ठीक है, शाखाओं में, ब्रांचेस, ठीक है, ये ब्रांच बना के चलेगा इस तरह से, ठीक है। इसको आप अंतर देख लीजिएगा खुद से। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो आपका मेन था, क्या था, CMI, CAI, इसके लिए बहुत घबरा रहे थे आप लोग। क्या है, CMI ऑब्लिक CMI ऑब्लिक CAI ऑब्लिक CAL, ठीक है, यही है ना। इसी को आप घबरा रहे थे, क्या था इसकी फुल फॉर्म, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, या कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शंस, या फिर कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या है, एक ही हैं, समझ रहे हैं आप। ये तीनों चीजें जो होंगी वो एक ही हैं, बस केवल इसको घुमा के आप लोगों से पूछेगा। तो अगर ये पूछेगा तो सिंपल सा इसमें क्या है, देखिए हिंदी में क्या है, कंप्यूटर निर्देशित अनुदेशन, ठीक है। पहला कंप्यूटर निर्देशित, ये होगी इसकी हिंदी, ठीक है। फिर सेकंड की क्या होगी, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, इसकी कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, ठीक है, अनुदेशन हो गया। फिर जो हमारी लास्ट वाली होगी वो क्या होगी, कंप्यूटर
सहाय अधिगम, ठीक है, कंप्यूटर सहाय अधिगम। तो ये तीनों चीजें जब हिंदी में आपसे पूछेगा तो आप घबरा जाएंगे, इसलिए वो शॉर्ट में भी दे सकता है आपको CMI, CAI या CAL। अब सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा आपको कि शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी आप थ्योरी आप खुद से बना के लिख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या? कंप्यूटर निर्देशित, समझ रहे आप? एक होती है शिक्षक निर्देशित अनुदेशन, मतलब शिक्षक के निर्देशों के अनुसार हम कोई काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है? कंप्यूटर सहाय। कंप्यूटर सहाय मतलब आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। सहायता मतलब सहायक, या तो कंप्यूटर सहायक हो रहा है या सहायता कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर सहाय अधिगम, कंप्यूटर की सहायता से जो हमें अधिगम होता है। समझने का प्रयास करें आप, जो कंप्यूटर की मदद से जो आपको अधिगम कराया जाता है, अनुदेशन कराया जाता है, वही क्या होता है? CAI, CMI या CAL होता है। मतलब अभी समझ लीजिए दोबारा से, अधिगम के क्षेत्र में या शिक्षण के क्षेत्र में जो कंप्यूटर की हेल्प ली जा रही है आज के समय में, वो सब क्या है? यही है CMI, CAI और CAL, ठीक है। कंप्यूटर की सहायता से जो हम चीजें करते हैं वो सब क्या कहलाती है? ये कहलाती है। अब समझ गए होंगे आप कि शिक्षण में या अधिगम में कंप्यूटर सहायक के रूप में काम कर रहा है। जो कंप्यूटर की सहायता से हम चीजें करते हैं वो हमें हेल्पफुल होती है। एग्जांपल दिखाऊं? एग्जांपल देखिए, अभी आप पढ़ रहे हैं मेरे द्वारा, ठीक है। मैं अकेला बंदा यहाँ एक अकेले क्लास में पढ़ा रहा हूं, किसके द्वारा? लैपटॉप के द्वारा या मोबाइल के द्वारा। लैपटॉप ही मान लीजिए आप, कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। अब मेरे द्वारा सपोज दैट 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के माध्यम से 1000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? CMI हुआ, कंप्यूटर निर्देशित अनुदेशन हुआ। कंप्यूटर ही तो निर्देशित कर रहा है आपको नोटिफिकेशन कौन दे रहा है? कंप्यूटर दे रहा है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की मदद होती है। जैसे आप डिजिटल क्लासरूम में जाएंगे तो एक प्रोजेक्टर से ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, चाहे 4000 बच्चे बैठा लीजिए वहां, एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर से हेल्प। आगे समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके लाभ और हानि आप देख लीजिएगा। एक होता है सहकारी अधिगम, ठीक है। एक टॉपिक है सहकारी अधिगम। ये क्या है? देखिए, सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब समझ रहे हैं आप? क्या? कोऑपरेट करना मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। तो जो कक्षा होती है, कक्षा में हम क्या करें? छोटे छोटे टुकड़ों में हम बच्चों के ग्रुप को बांट देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ अच्छा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी साइंस अच्छी होती है ना। तो हम क्या करते हैं? उन बच्चों को ग्रुप्स में बांट देते हैं, ठीक है। और वो बच्चे अपनी ही हेल्प से कक्षा में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज दैट आप माइक्रो टीचिंग कराते हैं, तो माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं? बच्चे बच्चों को पढ़ाते हैं। आप छात्र अध्यापक हैं, छात्र अध्यापक हैं, तो खुद से पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह एक ग्रुप बना देते हैं हम, ठीक है। वो ग्रुप जब अपने ही ग्रुप को पढ़ाए तो वो क्या होता है? कोऑपरेटिव अधिगम होता है, ठीक है। लर्निंग कर रहे होते हैं, पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। वीडियो बहुत आपकी लेंथी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, नहीं तो टाइम तो 3-4 घंटे की, आप पूरा साल का सिलेबस एक समय में नहीं करा सकते हम लोग, ठीक है। फिर है हमारा ई लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग, ई लर्निंग मतलब इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, समझ रहे हैं आप? ये होगा इलेक्ट्रॉनिक अधिगम या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हम अधिगम करते हैं वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है। जैसे कंप्यूटर के द्वारा पढ़ना, यूट्यूब के द्वारा पढ़ना, रेडियो के द्वारा पढ़ना और मोबाइल के द्वारा पढ़ना, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना या फिर दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ना, ये सब चीजें क्या होंगी? आपकी ई लर्निंग होगी। देखिए, रेडियो, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, फिर मोबाइल, यूट्यूब हो गई, ठीक है। ये सब क्या है? सब आपके यही है, ठीक है। फिर दूरदर्शन, ठीक है, दूरदर्शन हो गया।
तो इस तरह से ये सब चीजें क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बुक्स भी आप इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हो, किताबें, ठीक है। किताबें क्या होता है, एक ऐप डाउनलोड करते हैं आप, एनसीईआरटी का सब प्रोजेक्ट कर लिया तो उसमें सारी बुक्स होती है, सभी बुक्स होती है, जिसको आप सब बुक को आप क्या कर लेते हो, पढ़ लेते हो। तो ये सब क्या है, डिजिटल। तो जितना भी आप डिजिटल के माध्यम से पढ़ रहे हो वो सब क्या है, ई लर्निंग है, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे, ई लर्निंग की उपयोगिता और ये सब आप कर लेंगे। एजुसेट क्या है, देखिए एजुसेट, एजुसेट एक क्या है, हमारी एक क्या कहें उसको, अंतरिक्ष में स्थापित एक हमारी जो क्या होता है वो सैटेलाइट, ठीक है। ये हमारी एक सैटेलाइट है जो 2014 में हमारे गवर्नमेंट द्वारा या हमारे देश के द्वारा इसको छोड़ा गया था, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है। जो इसरो के अध्यक्ष थे कौन, माधवन नायर, उनकी अध्यक्षता में इसको काम पर या उपयोग किया गया था, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सूचना संप्रेषण और सब चीजें मैं करा चुका हूँ, कंप्यूटर मैंने अच्छी तरह से करा दिया है, ठीक है। और जो आपके टॉपिक टफ थे सीएमआई और सीएआई वो भी मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। ई लर्निंग करा दिया, सब चीजें आपको समझ में आ होंगे, आपने खुद से पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। लास्ट में यही कहूंगा कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इतने व्यस्त समय में आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूं, तो प्लीज आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, ताकि ये जो परिवार है इसको हम बढ़ा सके आगे, चैनल को आगे बढ़ा सके, दूसरे बच्चों तक भी हम पहुंच सके, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें, आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों से। थैंक यू।